नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका नाम हम बाद में समझते हैं, पहले इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से आने वाले हैं टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस, मतलब बड़े क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस, साथ में ऑब्जेक्टिव। इसके 7 मार्क्स की जो ब्लूप्रिंट है हम उसको भी समझेंगे। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसका यह है क्योंकि इस चैप्टर से आप आपके आसपास जो होने वाली छोटी मोटी बेसिक प्रॉब्लम्स है, आपने कई बार सुना होगा कि भैया मैथ्स का यूज कहाँ होता है, मैथ्स का यूज कहाँ होता है, क्या ये हम आसपास के जो डेली हमारी समस्या होती है क्या उसमें हम मैथ्स का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि आप इस चैप्टर के अंदर ऐसी छोटी मोटी बेसिक प्रॉब्लम से भी क्या करने वाले हो, सोल्व करने वाले हो। मैंने देखा है कई सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम के नाम से डरते हैं कि सर हमसे वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, वर्ड प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है, हमसे इक्वेशन क्या बनती है। तो दोस्तों इस प्रकार की आपकी जितनी भी समस्या होने वाली है आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एकदम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो हमारे लिए इसका ये है क्योंकि इस चैप्टर से आने वाले हैं टोटल 7 मार्किंग, और 7 मार्क्स में हमको इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो कि एक छोटा क्वेश्चन बनेगा, साथ में हमको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, और प्लस 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। मतलब इस चैप्टर में बेसिक से लेकर के हमको बड़े क्वेश्चन तक सब कुछ सोल्व करना है। और मैं बता देता हूं कि एमपी बोर्ड में अगर इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं जो अपने आप को मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक समझते हैं। तो उनके लिए तो बता रहा हूं कि भैया आप इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। और अगर आपने ये वीडियो देखा तो मैं तो कह रहा हूं आपके 7 मार्क्स इसमें क्या होने वाले एकदम फिक्स। तो सिर्फ आपको अंत तक बने रहना है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि हमारे जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्लास 9th में एक थर्ड चैप्टर का रिवीजन किया था, याद करो वो जमाना जिसमें हमने लिखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। जी हाँ, हमारा जो 4th चैप्टर था उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। हम क्लास 9th में पढ़कर आए। क्या पढ़ा था वहां पर? हमने देखा था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या होती हो, 1। जैसे कि यहाँ पर x और यहाँ पर क्या अपने पास y, ये दोनों हमारे पास क्या है, x और y क्या है, वेरिएबल्स। इसकी यदि हाईएस्ट पावर देखोगे तो यहाँ पर 1 आ रही है और यहाँ पर भी क्या आ रही है, 1। इसलिए हम इसको कॉल करते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर, हमने मान लिया कि x और y वेरिएबल्स है, और साथ में उसने कहा था कि 2 वेरिएबल्स मतलब जहां पर 2 वेरिएबल होंगे, एक है हमारे पास x और एक है हमारे पास y। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि x और y हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। बट ये a, ये b, ये c क्या है? तो भैया ये कांस्टेंट है। a, b और c क्या है अपने, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू कोई सी हो सकती है, आप इसकी जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। आप एग्जांपल ले सकते हो कि सर हम क्या 3x + 4y + 5 ये हमने लिख दिया इक्वल टू 0 हो गया। क्या सर ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3, 4, 5 क्या है, कांस्टेंट, और साथ में आपके पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने देखा कि भैया लीनियर इक्वेशन मतलब जहां पर वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1। उसके बाद उसने कहा था कि भैया 2 वेरिएबल्स होना, तो हमने 2 वेरिएबल्स x और y 2 वेरिएबल्स से ले लिए। वेरिएबल्स मतलब जो अननोन वैल्यू होने वाली है, मतलब आपको जो प्रॉब्लम्स होगी उसको आप कुछ ना कुछ सपोज करोगे, और जिसको हम सपोज करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, वेरिएबल्स, मतलब जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना होती है। तो यहाँ पर हमारे पास x और y वेरिएबल्स हो गए। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन तो ये हमने समझ ली कि x + by + c के फॉर्म में इक्वेशन होती है। ठीक है भैया, लेकिन सर ये हमारे चैप्टर में एक और वर्ड दिया गया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब होता है भैया जोड़ा। जोड़ा मतलब जहां पर 2 इक्वेशन साथ में आ रही हो। यहाँ पर जोड़ेगा मीनिंग हमको यही लेकर के चलना है कि जब हमारे पास 2 इक्वेशन एक साथ में आती हो उसको हम क्या कॉल करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेके चलते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन कौन कौन सी हो गई? तो एक हमारे पास हो गई a1x + b1y + c1 = 0। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो x + by + c। मैं कह रहा हूं कि आप 3, 4, 5 ये आपने वेरिएबल सपोज करे, आप इसके अलावा भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो। सपोज करो आपने 2x 4y + 6 ये वेरिएबल सपोज कर लिया। तो यहां पर 2, 4, 6, 3, 4, 5, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं। कांस्टेंट बोले तो 3, 4, 5, 2, 4, 6 कांस्टेंट चेंज हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सिर्फ कांस्टेंट क्या करना है, चेंज करना है।
वेरिएबल्स हमारे पास x और y रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास होती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी की प्रकार हम दूसरे से कांस्टेंट चेंज करके वेरिएबल सेम रहेंगे। हम यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हमने ऐसा सपोज कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई जिनके कांस्टेंट चेंज है। वेरिएबल्स कितने अपने पास, दो वेरिएबल्स है x और y, उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो हमारे जो चैप्टर का मीनिंग है वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर बोले तो टू इक्वेशन का जोड़ा। तो भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है 1। टू वेरिएबल्स का मीन्स क्या हुआ कि भैया x और y क्या हमारे पास दो वेरिएबल्स है। तो आपको जहां तक मुझे लगता है कि आपको चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया होगा कि भैया हमारे पास दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, उनको दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा चैप्टर का नाम क्लियर हो जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमको कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमारा मोटो क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये रहेगा कि किसी भी प्रकार से हमको x और y को सोल्व करना है। सोल्व मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो भैया ऐसे नहीं होने वाली है। इन दोनों इक्वेशंस को यदि आपको सोल्व करना है तो इसकी एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब इनकी एक मेथड है। तो हम देखते हैं कि जब हम दो इक्वेशन को जब सोल्व करने लगते हैं तो उसको दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कितने टाइप से सोल्व कर सकते हैं, टू टाइप से। एक होती है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, कौन सी होती है, ग्राफिकल मेथड। और दूसरी होती है हमारे पास एलजेब्रिक मेथड, कौन सी होती है, एलजेब्रिक मेथड। तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद क्या देखने वाले हैं हम, एलजेब्रिक मेथड। तो हम क्या करने वाले हैं देखना, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड में क्या आता है। तो सिर्फ हम इसमें ग्राफ बना करके सोल्व करेंगे। और दूसरा हमारे पास एलजेब्रिक मेथड में क्या आता है, तो एलजेब्रिक मेथड में हम दो प्रकार के मेथड पढ़ने वाले हैं। वैसे तो पहले तीन मेथड होती थी। पहले एक होती थी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, पहले कौन सी होती थी हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी हमारे पास होती है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरी हमारे पास होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सी होती है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीन मेथड के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सोल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे वेरिएबल की वैल्यू हम x और y की कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मेन रूप से हमारे पास दो मेथड होती है, एक ग्राफिकल एक एलजेब्रिक। और जो दूसरी एलजेब्रिक जो मेथड होती है वो हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन, दूसरी होती है एलिमिनेशन, और तीसरी क्या होती है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे किस्मत अच्छे है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमको आती नहीं है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। तो हमको सिर्फ डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पर। और इन्हीं दोनों मेथड को यदि आप सीख गए तो आपके बोर्ड में भैया 4 मार्क्स से कंप्लीट होने वाले हैं, और बोर्ड की एग्जाम आपकी नजदीक है बिल्कुल। तो हम आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज हमारी जो है 3.1, किस पर चलते हैं भैया, एक्सरसाइज 3.1। तो ये है आपका चैप्टर। आप जैसे ही आपकी बुक को खोलोगे आप देखोगे आपको कई प्रकार के एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं। हाँ, एक और चीज दोस्तों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी आप देख लेना। इसको मैंने और मेरी लैंग्वेज में भी बनाई है, हम उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहले इसकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मजेदार बात यह है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही हमको क्या दी गई है, उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दी है, और भैया उसको सोल्व करो। और बच्चा यहीं पर आगे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर स्टार्टिंग में इसमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो क्या पूरे चैप्टर में ये होने वाला है। बिल्कुल नहीं। आप अगर देखोगे 3.1 में सिर्फ केवल और केवल दो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाले, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे और बड़े मजेदार रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है, पेयर इक्वेशंस का फॉर्म करना है पहले, मतलब पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। फिर आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स दे रखी है इससे रिलेटेड आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे। फिर फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका जो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है वो कैसे करना है, ग्राफिकली क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम को क्या दे रखी है। मेरी अगर बात मानो और आपको वर्ड प्रॉब्लम अगर बहुत सिंपल तरीके से एकदम क्लियर करना है तो सबसे पहला तरीका ये रहता है कि आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले 1 बाय 1 पढ़ना है।
मतलब उसको टुकड़ों में पढ़ना है। कैसे? तो सबसे पहले आप आधी लाइन पढ़ो, क्या बोल रखा है उसने बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। बस यहां रुक जाओ। क्या कहा उसने कि भैया 10 स्टूडेंट है जो 10th की मैथमेटिक्स जो क्विज होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मतलब एक स्कूल में मैथमेटिक्स क्विज ऑर्गेनाइज की होगी, उसमें 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। उनने कहा कि जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स रहने वाली है वो बॉयज से क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। कितनी ज्यादा होने वाली है भैया? 4 ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बॉयज मान लो 2 है तो उससे ज्यादा 4 और ऐड कर दो, तो हो गए भैया 6 गर्ल्स होने वाली है। हमको नहीं पता आंसर क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 2 बॉयज है तो उसमें 4 और ऐड कर लोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल 6 क्या होने वाली है? मतलब गर्ल्स। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, फिर बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। अब यहां पर आपका मेन जो वेरिएबल्स आपके आने वाले हैं, जिनकी एंट्री होने वाली है, उसको अपन यहां पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बस रुक जाओ, यहां पर क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, दो चीजें फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल्स तैयार हो जाना चाहिए। कितने वेरिएबल्स तैयार हो जाना चाहिए? 2 वेरिएबल्स तैयार हो जाना चाहिए। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्या कहा था उसने? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज देखो हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं। हमको जो भी फाइंड करने का कहता है, हमसे जो भी फाइंड करने का कहेगा वो हमको सबसे पहले क्या करना होता है? सपोज करना होता है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमको फाइंड करने का कहा था, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को सबसे पहले क्या कर लो? फाइंड कर लो। तो हम सपोज कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, क्या हो जाएगा भैया? x। आपको एक चीज बताऊं मैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे पहले किसी चीज को सपोज किया जाता है, और जैसे आप उस चीज को सपोज कर लेते हो फिर मैथ्स उस चीज को ला करके बताता है कि जो आपने सपोज किया था उसका आंसर भैया ये है। तो हम सबसे पहले सपोज कर रहे हैं कि भैया नंबर ऑफ बॉयज क्या है अपने पास? x, एंड नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो क्या होने वाली है अपने पास? y। ठीक है, हमने सपोज कर लिया x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। हम चलते हैं उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पर। सबसे पहले उसने कहा था कि भैया क्लास 10th में के जो स्टूडेंट्स है वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट? टोटल 10 स्टूडेंट्स है। तो हम क्या करने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये आपको मैं वो फॉर्मेट बता रहा हूं, इस फॉर्मेट पे हमको सारे क्वेश्चंस करना है। और एक और चीज, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप ट्रिक में क्वेश्चंस क्यों नहीं बताते? तो मेरा उन सारे स्टूडेंट से कहना है कि अगर हम ट्रिक में क्वेश्चन करने लगे, हम ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, हम ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हैं बट हमको बोर्ड में लिखना है, और जब हम बोर्ड में लिखते हैं तो हमको नंबर मिलते हैं। अगर वहां हम ट्रिक से सोल्व करके आ जाएंगे तो फिर वो भी आपको 4 नंबर के 1 नंबर देगा, क्योंकि आपने तो भैया ट्रिक यूज करी है। हमको 4 में से 4 पूरे नंबर लाना है, इसलिए हमारा फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा वो आपको बिल्कुल हंसते हुए नंबर दे दे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने कहा था कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला लेता हूं। इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला ले तो टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास? 10, जो कि क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कंडीशन से हमारे पास पहली इक्वेशन बनी, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन। हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन पर। तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है? सेकेंड कंडीशन उसने कहा था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितना मोर देन है भैया? 4 मोर देन है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 4। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते और मान लो बाई चांस अगर वो ये हमसे नहीं कहता कि भैया इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है या फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। बट उसने पहला क्वेश्चन ग्राफिकली बोला है तो हम ग्राफिकली करते हैं इसको। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? ग्राफिकली क्वेश्चन का सबसे मेन फंडा ये है कि आपके पास पहले, जैसे कि हम क्लास 9th में करते थे 4 सॉल्यूशन फाइंड करने वाली मेथड, हमको एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालना है, वो भी अपनी मर्जी से। तो हम सबसे पहले चलते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां पर आपका दिमाग एकदम बिल्कुल शांत रखना है और सबसे पहले आपको देखना है कि x की वैल्यू आपके माइंड में जो भी आ रही हो अब उसको सपोज कर लो। तो हम x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू सपोज करेंगे जिससे कि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए। तो हम पहले x की वैल्यू का सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 4। आप 2 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, जो आपका मर्जी करे वो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। बट आप जब धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ग्राफ भी अच्छे से बनाना है तो थोड़ा सा वैल्यू हमको सोचकर पुट करना पड़ेगी। तो x की वैल्यू यदि आप 4 पुट कर रहे हो तो देखो आप यहाँ पर 4 पुट करो। जैसे आपने 4 पुट किया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। y को सेपरेट किया, प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 और कितना हो गया 6। तो बताओ भैया y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। इससे आपका एक फर्स्ट पॉइंट आया। इस पॉइंट को आपको सपोज करना है x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 6। ये आपका पहला पॉइंट आया। इसी प्रकार आप इससे दूसरा पॉइंट पे सपोज कर लो। सपोज करो कि आप x की वैल्यू पहले आपने क्या सपोज करी थी 4। अब आप x की वैल्यू आपका मन चाहे पुट कर लो, चाहो तो 6 पुट कर लो, चाहो तो 5 पुट कर लो, चाहो तो जो आपका मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं 6 पुट कर लेता हूं। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6। पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, हमने 6 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। y को सेपरेट किया, 6 प्लस का उधर गया माइनस का और कितना हो गया हमारे पास y की वैल्यू 4। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट नंबर बी आ गया। x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4। पहली इक्वेशन से हमारे पास 2 पॉइंट आए। और आप सभी को ध्यान होगा यदि हम ग्राफिकल मेथड करते हैं तो हमको एक लाइन शो करना पड़ेगी। लाइन शो करने के लिए कम से कम मिनिमम हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ए और सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आया है। अब इसी प्रकार आप अगर सेकंड इक्वेशन से चलते हैं तो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ले रही y इज इक्वल टू x प्लस 4। सपोज करो आप x की वैल्यू में सपोज कर लेता हूं 2। ये मैंने कर लिया 2। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 सपोज किया, पुट करो इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। ये आ गए 6। जैसे आप यहां पर पुट करोगे ए और बी पॉइंट हो चुके हैं। अब इसको क्या नाम दे दो भैया सी। तो ये आपका पॉइंट हो गया सी। क्या हो गया 2 और 6। ठीक है। अब आप x की वैल्यू क्या सपोज कर लो, पहले आपने 2 पुट करा है, अब और वैल्यू बुला दो उसमें 5 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, जो आपका मन चाहे। पहले 2 करा आप, अब क्या करना चाहिए अपने को 3 ले लो, 4 ले लेते हैं, नहीं 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 ले लो। तो हमने जैसे x की वैल्यू 3 ली, कितना हो गया 3 प्लस 4 कितना हो गया भैया 3 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 7। इसका मतलब आपका जो D वाला पॉइंट है वो कितना हो गया आपके पास 3 और 7। अब हमको इन चारों पॉइंट्स को पहले इक्वेशन नंबर 1 फिर इक्वेशन नंबर 2 को ग्राफ पर शो करना है। और हाँ एक और चीज आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब आपको ग्राफ बनाना याद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 दोनों को शो करना है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पर आपको क्या लिखना है, नंबर्स लिखना है 1 2 3 4 5 6 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है पॉइंट की। तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है भैया 7 तक आ रही है। इसका मतलब यदि हम 7/7 का यदि ग्राफ बनाते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास 8/8 का मैंने ग्राफ बना दिया आपके लिए। पहला पॉइंट क्या था अपना, तो पहला पॉइंट था अपना 4 और 6। तो सबसे पहले चलते हैं अपन 4 और 6 पर। तो ये देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, दोनों को मैंने मिक्स किया और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो यहाँ आ गया अपने पास 4 और 6। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा हो गया a। फिर हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है वो कौन सा है b, जो कि कितना होने वाला है 6 और 4। तो हम चलते हैं 6 और 4 पर। ये रहा 6 और ये रहा 4, दोनों को हमने मैच किया और दोनों का जो पॉइंट आ रहा है वो कहां आ रहा है अपने पास यहां पर। ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर बी 6 और 4। इतना काम तो हम 9th में भी करके आए। इस लाइन को पहले मिला दो क्योंकि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जहां तक हो सके इसको थोड़ा सा लंबा कर देना भैया। ये कर दिया अपन ने, इसको अपन नाम दे दें भैया कौन सी इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन से हो गए फर्स्ट। आगे बढ़े, हम चलते हैं हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है।
सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट क्या है, सी और डी। सी क्या था अपने पास 2 6 और डी क्या था अपने पास 3 7। तो जब सबसे पहले चलते हैं अपन 2 6 पर, तो ये रहा हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। दोनों को मैच करो भैया, दोनों का मिक्स पॉइंट यहां आ गया। ये अपने पास कौन सा पॉइंट हो गया भैया, C। क्या हो गया, 2 और 6 हो जान दो। फिर हम चलते हैं, हमारे पास क्या था अगला पॉइंट, 3 और 7। तो ये रहा हमारे पास 3 और ये रहा 7। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये कौन सा हो गया अपने पास, C 2 और 6 और ये 3 और 7, ये रहा 3 और 7। और 7 ये रहा। हम थोड़ा सा दोनों को लाइन को मिला देते हैं, ये हमारे पास लाइन बन रही है। अब अगर अच्छे से बनाओगे इसको तो आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट आ जाएगा। और मजेदार बात देखो भैया, मजेदार बात ये है कि यहां पर 3 और 7 पर इंटरसेक्शन पॉइंट भी होने वाला है। देखो आपकी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यही हो गया। ये आपने सेकंड इक्वेशन शो करी, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गया आपके पास, सेकंड। हमने जब दोनों लाइन को हम जब शो कर देते हैं और दोनों लाइन को जब देखते हैं कि दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वही हमारा क्या होने वाला है, सॉल्यूशन। और मजेदार बात यह है कि हमारे पास जो हमने पॉइंट 3 और जो 7 प्रूफ किया है, यही डी वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ रहा है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कौन सा था हमारे पास, 3 और 7, यही 3 और 7 क्या अपना सॉल्यूशन है। सही क्या कह रहे हो, बिल्कुल। जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर शो को सेकंड को हम जब शो करेंगे तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही हमारा क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। इसका मतलब 3 और 7 क्या हो गया अपना सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 3, ये x की वैल्यू है, और एक इसकी वैल्यू अपने पास y की। तो हम वापिस से हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले आपको पॉइंट शो करना है, उसके बाद आपको क्या बनाना है, ग्राफ, और फिर लास्ट में आपको क्या लिख देना है, हैंस नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए अपने पास, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, ये कितना हो गया 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए अपने पास, 7। इसका मतलब देखो सेम, दोनों को मिलाओ कितना हो गया 10, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितना मोर देन है, 4। बॉयज 3 है और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितने हो गए, 7। तो आपको ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है ग्राफिकली, ये अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। और इससे ये भी समझ में आया होगा कि इस टाइप की हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उसको हम इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ग्राफिकली मेथड। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलें तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जो क्या होने वाला है, ग्राफिकली क्या होने वाला है, सोल्व होने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46। मतलब मान लो सपोज करो कि आप एक जनरल स्टोर पर गए और आपने उससे कहा कि भैया हमको 5 पेंसिल दे दो और 7 क्या दे दो हमको पेन। आपने 5 पेंसिल और 7 पेन लिए, लेकिन उसने जो बिल बना के दिया वो कितना दिया आपको, 50 रुपीज, कि भैया 50 रुपए का बिल हो गया आपका। ठीक है, आप घर चले गए, लेकिन आपको समझ में आया कि यार हमारे पास ना तो हमको उसने बताया कि पेंसिल कितने रुपए की थी और ना ही हमको उसने ये बताया कि पेन कितने रुपए का था। हम फिर वापस उसकी दुकान पे जाते हैं, फिर हम दोस्त को लेकर जाते हैं और उसको भी उसी दुकान से क्या दिलाते हैं, हम वही सामान दिलाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं वैल्यू। हमने उसको 7 पेंसिल और 5 क्या दिलाए, पेन। अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई अपने पास, 46। हमको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब हम दोनों कंडीशन को मिला रहे हैं कि हमने फर्स्ट कंडीशन में 5 पेन 7 पेंसिल खरीदी, 50 रुपए दिए। दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल 5 पेन खरीदे, 46 रुपए दिए। हमको एक पेंसिल और एक पेन कितने की पड़ी ये हमको फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास चीजें कितनी है। हमारे पास 2 चीजें, पहली एक पेंसिल और एक क्या होने वाला अपने पास, पेन। इसका मतलब हमारे पास पहला वेरिएबल हो गया x और दूसरा क्या हो गया, y। खत्म, x और y। तो सबसे पहले हम चलते हैं भैया कि इसकी पहले हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो हम वही 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट का कौन सा होने वाला है, सेकंड। हमको 1 पेंसिल 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो जाएगा भैया, x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होने वाला है, y।
पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट। हम सबसे पहले चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन हमसे उसने कहा था कि भैया आपको क्या करना है, 5 पेंसिल और 7 पेन। तो हम चलते हैं 5 पेंसिल। तो ये रहा 5 पेंसिल। पेंसिल की कॉस्ट आपको नहीं पता है, क्या सपोज करी थी आपने x। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 पेन की कॉस्ट दोनों को मिलाओगे, दुकानदार ने आपसे कितने रुपए लिए? 50 रुपए। हो गया 5 पेंसिल 7 पेन दोनों मिला कितना हो गया? 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं भैया अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ? हम दोस्त को लेकर के गए, उसको हमने बताया कि भैया काम कर तू 7 क्या खरीद? पेंसिल, और 5 क्या खरीद भैया? पेन। फिर दुकानदार ने उससे कितने रुपए लिए भैया? 46 रुपए। तो ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, वही अगर ग्राफिकली मेथड से इसको अगर सोल्व करना है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एमपी बोर्ड में ग्राफिकली मेथड बहुत रेयर चांसेस है कि आपसे पूछा जाए, और किस प्रकार से करना है आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। बट बाई चांस अगर ये क्वेश्चन भी आपसे अगर ग्राफिकली मेथड में पूछा जाए तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेना है। ये लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या कि भैया यहां पर x की वैल्यू से क्या सपोज की जाए कि आपकी y की वैल्यू अच्छे से बन जाए। अपॉन वाली रेशनल वैल्यू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रेशनल पॉइंट आप ग्राफ में शो नहीं कर पाएंगे। तो हम x की वैल्यू ऐसा सपोज करें, हम x की वैल्यू ऐसी सपोज करें कि जिससे कि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है y की वो भी नेचुरल नंबर बन जाए। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू में सपोज कर रहा हूं, क्या सपोज कर सकते हैं हम? x की वैल्यू एक तो 3 सपोज कर सकते हैं, कर लो। 5 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 3 15, 50 प्लस का उधर गया तो कितना हो गया भैया? माइनस का। तो 50 माइनस 15, 7y इज इक्वल टू हो गया आपका 35। और हम इसको जैसे ही सोल्व करते हैं y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5। इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट a बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3 पर बन रहा है 5, मतलब 3 5 आपका पहला पॉइंट हो गया। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट सपोज कर लो। x की वैल्यू अब क्या सपोज की जाए? अब अगर आप 5 पुट करोगे 25 7 से घटने वाला नहीं है। अब इसके अलावा कोई सी वैल्यू पुट करोगे तो वो शायद घटने वाली नहीं है। लेकिन आपको एक वैल्यू बता दूं, अगर आप x की वैल्यू 10 सपोज करते हो तो आपका काम हो सकता है। कैसे? देखो आप 10 पुट करो यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पे 5 10 करा प्लस 7y करा इक्वल टू कितना हो गया आपका? 50। 5 10 7 50, 50 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये 50 माइनस 50 भैया ये लो, ये हो गया 0। ये y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट b बन रहा है वो क्या बन गया? 10 पर 0, मतलब 10 0 आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट 3 5, सेकंड 10 0। ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट के 2 पॉइंट्स हो गए। इसी प्रकार अब आपको और आगे बढ़ना है, इक्वेशन नंबर सेकंड भी उठाना है। और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या होने वाला है देखते हैं। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहां पर भी x की वैल्यू आप पर डिपेंड करता है, बट कैसे? x की वैल्यू ऐसे सपोज करना है कि जहां पर y की वैल्यू नेचुरल नंबर आए। तो देखो x की वैल्यू क्या सपोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप x की वैल्यू यहां पर भी अगर 3 सपोज करते हो तो आपका काम हो सकता है। तो x की वैल्यू देखो 3 सपोज करो, तो x की वैल्यू जैसे आपने 3 सपोज करी तो देखो 7 3 कितना हो जाएगा आपका? 21। तो देखो 7 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 3 21 उधर गया भैया, 21 उधर जाने दो, ये गया ये गया ये गया। 5y इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 26 46 46 कितना बचा भैया? 5 2 25। y की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपके पास? 5। इसका मतलब c जो पॉइंट है वो कितना आ गया? 3 और 5। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया। इसका एक और पॉइंट चाहिए, x की वैल्यू अब क्या सपोज की जाए कि जिससे कि आपका नेचुरल नंबर बन जाए। तो x की वैल्यू मेरे दिमाग में एक ही आ रही है, आपके दिमाग में चाहिए, भले नेगेटिव हो जाएगी चल जाएगी। x की वैल्यू आप 8 सपोज करो। जैसे आप 8 सपोज करोगे 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 46। 7 8 56 प्लस का उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस कितना हो गया? 56। 56 में 46 माइनस करो तो कितना बच गया? माइनस का 10। y को सेपरेट करोगे कितना हो गया भैया? माइनस का 2। जैसे आप यहां पर पॉइंट डी बनाओगे तो कितना बन गया? 8 पर -2। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन को तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म।
सिर्फ आपको ग्राफ में इक्वेशन बनाना है और सोल्व करना है। पहला पॉइंट 3,5, दूसरा पॉइंट 10,0, सी पॉइंट भी क्या हो गया आपका 3,5, और तीसरा क्या हो गया आपका 8 और -2। जैसे आप इसको शो करोगे ग्राफ पर और इसको भी आप जब शो करोगे ग्राफ पर, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास एक कॉमन पॉइंट आ रहा है 3,5, 3,5, यही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा और यही आपका क्या होने वाला है सॉल्यूशन। ग्राफ पर आपको शो करना है और इसका सॉल्यूशन 3,5 आने वाला है। ये क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पर मिल ही गया है, तो इसको आप घर पे अब करना, मतलब आप यहाँ पर वीडियो को चाहो तो पोस्ट कर सकते हो, आराम से बैठकर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो और फिर यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं इसका आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये थे हमारे 2 वर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत सिंपल थी, बट अगर 4 मार्क्स में यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जरूर ग्राफिकली मेथड पूछ सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत सिंपल वे में होने वाले हैं। अब इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, और यहां तक कि जो आगे के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो भी उसी पैटर्न पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे इजी वे में नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट समझना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट वो होने वाला है जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होने वाला है और साथ में बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। इसका मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। यदि आप ये वाली टेबल देख रहे हो और इसको अगर आप अच्छे से याद रख लेते हो, आपका काम बोर्ड में 3 मार्क्स का तो कंप्लीट होने वाला है। फिर से सुन लेना, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन जो कि इस फॉर्मेट पे आने वाला है। क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जब 2 लीनियर इक्वेशंस होती है जिसको हम कह सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन की जब आप कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तुलना करते हैं, तो इनका जो रेशो आता है वो रेशो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का, आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या कंडीशंस, क्या कंडीशन हो सकती है। तो हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ये चाहो तो इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैंने बहुत तरीके से इसको बनाई है। इसी तरीके से अगर इसको याद रखोगे तो जल्दी याद रहने वाली है। पहली कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दोनों इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू। तो जब ये दोनों ही फर्स्ट ही रेशियो अगर इक्वल ना होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जो हमारी लाइंस होती है वो लाइन कैसी होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कैसी लाइन होती है भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि वहां पर इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट आता है। जैसे कि आप ये ग्राफ पर अगर देख रहे हो तो जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो वहां पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट आता है। इसलिए अगर पहला रेशियो अगर इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन लाइंस कैसे होने वाली है, इंटरसेक्टिंग। साथ में एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर सॉल्यूशन होने वाला है, फिर सुनना, अगर सॉल्यूशन होने वाला है तो लाइंस हमारी कंसिस्टेंस होगी, मतलब हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और अगर सॉल्यूशन नहीं होता है इसका मतलब लाइन हमारी इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब वहां पर हमको कोई सेंस नहीं है कि आगे हमको क्वेश्चन करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि पहला कंडीशन हो गया आपको यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, साथ में कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट, मतलब यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो एक दूसरे की इक्वेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, वहां पर एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने वाले। और ग्राफिकली उसका रिप्रेजेंट देखोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको एक मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहली कंडीशन तो इक्वल आ रही है, दूसरी वाली इक्वल नहीं आ रही है। उस कंडीशन में भैया सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सर क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन, सपोज करो कि 2 लाइन पैरेलल जा रही है, पैरेलल मतलब कभी भी आपस में इंटरसेक्ट या मिलेगी भी नहीं। देखो यहां पर दोनों लाइन पैरेलल जा रही है और पैरेलल लाइन को पहले आप इन्फिनाइट तक दोनों साइड क्या कराते रहो, बढ़ाते रहो उसको, लेकिन कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। इसलिए अगर लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है इसका मतलब वहां पर सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसलिए हम लिख रहे हैं भैया नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि भैया लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइन है। सर कैसी लाइन है भैया, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर सॉल्यूशन नहीं होने वाला है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, इनकंसिस्टेंट, और ये भी कैसा होने वाला है, इंडिपेंडेंट।
हम और आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों के तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, और तीनों के तीनों अगर रेशो इक्वल आते हैं, इसका मतलब वहां पर जो लाइंस होती है उनका जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन होता है। एक लाइन जा रही है, सपोज करो कि आपके पास एक लाइन जा रही है, मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, ये जा रही है दूसरी लाइन उसी ऊपर है, दिख रही है क्या? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल लाइन है। हर पॉइंट एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, हर पॉइंट यहां पर क्या होने वाला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने वाला है। और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने वाला है, इसका मतलब बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और बहुत सारे यदि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इन्फिनिटी मेन्यू सॉल्यूशन होने वाला है। और अगर इन्फिनिटी मेन्यू सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब लाइंस कैसे होने वाली है, कोइंसाइड लाइन होने वाली। कैसे होने वाली लाइन? कंसाइड लाइन होने वाली है। और कंसाइड लाइन होती है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, बट हो रहा है। तो कंसिस्टेंट और कैसे होती है, डिपेंडेंट होती है, क्योंकि एक दूसरे पर ही बिल्कुल लेपित होती है। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या कहलाएगी, अपनी कंसाइड लाइन कहलाएगी। और सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। आपको एक चीज में बता दूं कि अगर आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहां पर एक ही कंडीशन में क्वेश्चन को आगे करना है, वो है यूनिक। अगर नो सॉल्यूशन हो तो भी हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे, और अगर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हुआ, इतने सारे सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये भी हम नहीं करेंगे। तो सिर्फ हमको यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन में ही क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। तो हम चलते हैं। मेरे को जहां तक लगता है कि आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट भी कर लेना, क्योंकि हमारे आगे के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब कुछ डिपेंड करते हैं इसी पैटर्न पर। जैसे कि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2, सबसे पहले इसको कंपेयर करो। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आपको फाइंड करना है कि भैया आपकी जो लाइन है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। इसका मतलब तीनों में से एक कंडीशन तो होने वाली है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको बता दूं, तीनों क्वेश्चन का एक जैसा फॉर्मेट होने वाला है। फॉर्मेट हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, और उसी फॉर्मेट से यदि आप क्वेश्चन करके आए, इसका मतलब आपके 2 मार्क्स फिक्स। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम क्या रखेंगे सर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट वाला उठा लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है भैया, गिवन द लीनियर इक्वेशन। क्या लिखना है? गिवन द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि भैया लीनियर इक्वेशन है, चाहो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी ले सकते हो। हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या है, पहली है हमारे पास 5x - 4y, और है हमारे पास +8 = 0। दूसरी कंडीशन है हमारे पास 7x - +6y - 9 = 0। आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपकी दोनों की दोनों इक्वेशन में इक्वल में यदि 0 नहीं है, तो आपको इक्वल में 0 पहले बनाना है। आपकी किस्मत अच्छी है कि इसमें ऑलरेडी इक्वल में 0 है आरएचएस में, और एलएचएस में हमारे पास पूरी इक्वेशन लिखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड, दोनों इक्वेशन में लिख दी। सबसे पहले हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करेंगे हम, किससे? जनरल इक्वेशन से। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, उससे हम पहले इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास होने वाली A1x + B1y + C1 = 0, और दूसरी हमारे पास A2x B2y + C2 = 0। इन दोनों जनरल इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, इसकी पहले कंपैरिजन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। x के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, A1। इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 5, ये हो गया 5। B1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4, ये लिख दिया 4। कई सारे बच्चे गलती करेंगे, आपको नहीं करना है क्या, कि भैया b का y का मल्टीप्लाई क्या है, B1, यहां पर y का मल्टीप्लाई क्या है, 4। बट मैंने कहा कि माइनस हमारे जमीन साहब है, इनको नहीं भूलना है, ये इनको भूल गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा देंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे भैया माइनस है तो माइनस जरूर लगाना है, -4। हम और आगे बढ़ते हैं, C1 = कितना होने वाला, 8, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी वाली इक्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी हो गई, A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो B2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 6, और C2 की वैल्यू कितनी हो गई भैया, -9। बस इतना काम करना है।
जैसे ही इतना काम करोगे और आप क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो आप, हमको सबसे पहले इनका रेशो करना है, तो हम इसका रेशो कर लेते हैं। रेशो में क्या करना है, A1/A2 मतलब 5/7। ठीक है, कट रहा है क्या? अगर क्वेश्चन कट रहे हो एक दूसरे से, नंबर एक ही नंबर की टेबल में अगर दोनों आ रहे हैं मतलब कट रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। B1/B2 -4/6 एक टेबल में आ रहे हैं, 2 2 4 2 3 6, काटा तो -2/3 आया भैया। C1/C2 देख लो, C1 कितना है 8/9। अब थोड़ा सा रुको, ऑब्जर्व करो, A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसकी वैल्यू आ रही है 5/7 -2/3 8/9। क्या ये वाली और ये वाली वैल्यू मिल रही है क्या? देखो जरा, A1/A2 वाली जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू से मैच खा रही है क्या? नहीं। एक जैसी वैल्यू आ रही है क्या? नहीं। इसका मतलब नॉट इक्वल है। और अभी मैंने कहा था कि आपको कंडीशन याद रखना है, कौन सी? कि अगर पहली इक्वेशन आपकी कंपैरिजन में पहली अगर इक्वल रेशो ना आए, पहला रेशो इक्वल ना आए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। लाइन कैसी होगी? कंसिस्टेंट। और लाइन कैसी होने वाली? इंटरसेक्टिंग। आपको सिर्फ एक कंडीशन को याद रख करके सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर पूछे कि क्या है भैया, तो यूनिक है, बता दो यूनिक है। इंटरसेक्टिंग है, बता दिया इंटरसेक्टिंग है। कंसिस्टेंट है, हाँ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमको एक कंडीशन अगर याद है तो उस कंडीशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये जो कंडीशन है कैसी है? यूनिक। तो सबसे पहले तो ये यूनिक, फिर ये कैसी हो गई भैया? इंटरसेक्टिंग। तो हमारी लाइन जो कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग। उसके बाद कंसिस्टेंट, बिल्कुल सॉल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट हमारा क्या होने वाला है? सॉल्यूशन। ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। इस फॉर्मेट पे यदि आप क्वेश्चन करोगे तो आपके 2 मार्क्स बिल्कुल बोर्ड में फिक्स होने वाले हैं, और इसको करके जरूर जाना है। ये अगर करके नहीं गए इसका मतलब आपके 2 मार्क्स जाने वाले हैं। वो क्या करना है, 2 इक्वेशन वो देगा, कंपैरिजन हमको जनरल इक्वेशन से करना है। जैसे रेशो हम इक्वल करेंगे पता चल जाएगा यूनिक है, इंटरसेक्टिंग है, जो भी है। तो इस फॉर्मेट पर आपको सारे के आगे के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं आप। एक और अगर आप कहो तो मैं एक और करवा देता हूं। 9x + 3y + 12 = 0। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को देखो कैसे स्पीड में करते हैं। तो हमने भैया गिवन द लीनियर इक्वेशन वगैरह सब लिखना है भैया आपको, है ना? सेकेंड वाला क्वेश्चन है, क्या करना है? 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0। अगली इक्वेशन क्या अपने पास? 18x + 6x 6y + 24 = 0। भैया हमने कंपैरिजन करते हैं जनरल इक्वेशन से, ये जनरल इक्वेशन देखो दोनों लिखी हुई है। फिर हम देखेंगे A1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 9, B1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, C1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 12, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 18, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6, C2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 24। रेशो करके देख लो, A1/A2 जैसे मैंने किया 9/18 कैंसिल करा, 1 कितना आ गया भैया? 2, क्योंकि भैया रेशो तो इक्वल आ रहा है। इधर B1/B2 को देखा 3/6 कैंसिल करा, कितना आ गया भैया? 1/2। मैंने तो C1/C2 को भी करके देखा, 12/24 कैंसिल करा, कितना आ गया? 1/2। जरा ध्यान से देखो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 1/2 1/2 और 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दोनों की दोनों नहीं, तीनों की तीनों वैल्यू कैसी आ गई है? कैसी आ गई भैया? इक्वल आ गई है। और तीनों वैल्यू अगर इक्वल होती है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होने वाला है? मेनी इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस पे कंडीशंस के इक्वेशन कैसे होती है? कंसाइड। और हमारी जो लाइन होने वाली है वो कैसे होने वाली है? कंसाइड। सॉल्यूशन कैसे होने वाला है? इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होने वाला है। और इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट? नहीं, कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन हो रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो कंडीशन आपको लिख देना है। अगर मेरे को जहां तक लगता है कि आपको एक फॉर्मेट को अगर फॉलो करोगे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपका इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है? आगे कंटिन्यू करना है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं कह रहा हूं कि इसको भी मेरे को पूरे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट भी पूरा उसी पे पूरा बेस्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। वही फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
सिर्फ इतना बताना है कि हमारा जो सॉल्यूशन हो रहा है वो कंसिस्टेंट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ हम क्वेश्चन को फिर से सोल्व करेंगे और वही कंपैरिजन करेंगे जैसा अपन करते आ रहे थे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, मुझे जहां तक लगता है कि मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करवा देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड तो स्टूडेंट जनरली कर लेते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पर आगे अटक जाते हैं, क्योंकि सर इसमें तो रेशियो ऑलरेडी दे रखा है। तो चलो हम पहले टफ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका हम थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन द लीनियर इक्वेशन, लिख दिया हमने, पूरा पैटर्न वही रहेगा, हम पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, 3/2x प्लस क्या होने वाला है 5/3y, फिर हमको इधर दे रखा है इक्वल में 7 था उसको उठा के दे लिया माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। फिर हम देखते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो भैया 9x प्लस माइनस 10y इज इक्वल टू 14 को उठा के इधर लाओ तो माइनस 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भैया मच्छर हो जा, चलो सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसकी कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर विद जनरल इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सर कंपैरिजन कैसे करेंगे, रेशियो वाली वैल्यू दे रखी है, इसके दो तरीके हैं भैया। सबसे पहले अगर अपोन में 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3 का एलसीएम लो कितना आएगा 6, 6 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर जनरली आपको लग रहा है कि सर हम तो डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, तो भैया डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि a1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 3/2, b1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास माइनस का 7। a2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपके पास 9, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है भैया माइनस 10 और c2 की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस का 14। क्वेश्चंस मैंने कहा ना थोड़े से बस मजेदार हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के इधर देखना पड़ेगा। क्या करना है, रेशो कर दो, कर दिए भैया a1/a2, ये लो 3/2/9 ऐसा हो रहा है। a1 की वैल्यू 3/2, a2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 9, दोनों को सोल्व करो भैया तो अपोन में आ जाएगा, तो 3/2 इंटू कितना हो गया 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो गया 2 3 जा 6, 1/6। b1/b2 की वैल्यू भी देख लो, तो जैसे हम इधर b1/b2 देखते हैं, b1/b2 क्या है, b1 की वैल्यू कितना है भैया 5/3 अपॉन कितना हो गया माइनस का 10। देखते हैं आगे सोल्व करके, 5 अपॉन में 3 आ जाएगा इंटू कितना हो गया माइनस का 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का 2, माइनस 2 3 जा कितना हो गया 6, तो कितना हो गया माइनस का 1/6। c1/c2, c1/c2 कितना भैया माइनस 7 अपॉन माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, कैंसिल करा कितना आ गया 1/2। जरा ध्यान से देखो वैल्यू को, मैं थोड़ा सा अलग कर दूं इसको, ये अलग है और ये c1/c2। a1/a2 की वैल्यू आ रही है 1/6, b1/b2 की वैल्यू आ रही है 1/6, बट माइनस का सेम है क्या, नहीं, इधर आ रहा 1/2। तो हम तो जैसे यहाँ पे कंपैरिजन करने लगे हमको पता लगा कि भैया a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, c1/c2 तो हमको फिर कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, वो भी इक्वल नहीं है, बट उससे कोई लेना देना नहीं। बताओ कौन सी कंडीशन हो गई, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। a1/a2 b1/b2 कौन सा होने वाला है, यूनिक, क्योंकि भैया पहले इक्वल नहीं हो रहा है। दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा क्या होने वाला है भैया कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन हो रहा है मतलब कंसिस्टेंट है। अगर ये तीन चीजें आपने ध्यान रखी आपका काम हो गया, यूनिक, इंटरसेक्टिव, कंसिस्टेंट। तो ये था आपका जो थोड़ा सा जो स्टूडेंट को टफ क्वेश्चन लगता है कि भैया इसको कैसे सोल्व करेंगे, सर अपोन में रेशो दे रखा है, मैंने दो तरीके बताए, ये तो पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो, या फिर यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेके 6 मल्टीप्लाई कर देना, तो ताकि 2 और 3 अपोन में से हट जाए, फिर आप ये करोगे आपका आंसर ये आने वाला है। तो हम चलते हैं आगे, आगे कहा, तो आप क्वेश्चन नंबर इसका 4th भी करेंगे और इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप 5th वाला भी, इसमें डरना नहीं है, 4/3 एज इट इज रहने देना उसको। आपका क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, कुछ भी नहीं करना है। देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पहले बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, फिर उसने बताया कि अगर कंसिस्टेंट है
इसका मतलब सॉल्यूशन यदि हो रहा है तो आपको क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली, उसको आपको ग्राफ के द्वारा क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आप करेंगे, और मैं आपको बता दूं ना, यहीं पर बता देता हूं, आपको क्वेश्चन सारे करना है, इनको सबको एज इट इज एक जैसे फॉर्मेट में आपको क्या करना है, घर पे करना है। मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो तो उसी टाइम करना है। A1 है B1 C1, A2 B2 C2, आप इनका रेशियो करो 1 1 2 2। तो देखो 1 के अपोन में क्या आ गया 2, तो 1/2, 1 के अपोन में क्या आ गया तो 2, 1/2, 5/10, तो 5/10 मतलब 5 1 5, 5 2 10, कितना आ गया 1/2। तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, और तीनों रेशियो यदि बराबर आ रहे हैं इसका मतलब नो मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन में मतलब सॉल्यूशन तो हो रहा है, कंसिस्टेंट है, तो आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा 1 1 3 3 और कितना आ रहा है 16, 1/3 ये हो गया 1/3, 1/3 ये हो गया 1/3, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ रहे हैं, आ रहा है। 8/16 मतलब 1/2, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन हो गई है। कौन सी लाइन हो गई भैया, पैरेलल लाइन हो गई। तीसरा देखो 2 कितना आ रहा है 4, मतलब 1/2, 1/2 माइनस का आ रहा है, मतलब पहला ही इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन होगा, वो भी कौन नहीं होगा, कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन होने वाली है। ध्यान सुनना, थर्ड वाले क्वेश्चन आपका यूनिक होने वाला है। कौन सा होने वाला है, यूनिक। और इसको फिर आप ग्राफिकली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1/2 और यहाँ पे क्या आ रहा है -1/2, पहला ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब यूनिक और इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो। तीसरा देखो 2/4 मतलब 1/2, -1/4 मतलब 1/2, और -2/5, पहला तो इक्वल आ रहा है, पहला तो इक्वल आ रहा है, बट दूसरा तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो सॉल्यूशन होने वाला है कैसा होने वाला है, नो मतलब पैरेलल लाइन वाला, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। इसको भी आपको आगे नहीं करना है, कुल मिलाकर आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड भले आप नहीं भी करोगे चल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, आपका फोर्थ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, जो कि एक बड़ा मजेदार है और समझने लायक भी है। लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन का, कितना दे रखा है 36 मीटर, और बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब आपको लेंथ और ब्रीथ क्या करना है, उसकी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड में। क्या बोल रहा है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या बोला उसने, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सपोज करो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर क्या होने वाला है, गार्डन होने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें उसके पहले हम क्या करते हैं, गार्डन बना लेते हैं। ये लो भैया गार्डन, नाम भी देते हैं इसका A B C और D, और लिख भी सकते हो कि भैया शादी पार्टी का यहाँ पे बुकिंग लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लेंथ, है ना, और ये हो गया आपकी विड्थ मतलब ब्रीथ, सपोज कर लो विड्थ मतलब चौड़ाई मतलब ब्रीथ। देखते हैं उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या है साला, पेरीमीटर को देखते हैं। पेरीमीटर मतलब आसपास बाउंड्री, दिख रही है बाउंड्री ABBCCD, ये आपके पास जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। इसका हाफ कितना आ रहा है भैया 36, और उसकी जो लेंथ है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब उसकी जो चौड़ाई से उसकी जो लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है। तो हम उसकी लेंथ और ब्रीथ को सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमको वही फाइंड करना है। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट द, पहले लेंथ बोला, लेंथ फाइंड कर लो, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा भैया x, एंड विड्थ बोले तो मतलब चौड़ाई भैया ब्रीथ कितनी हो गई अपने पास y हो गया। उसने क्या कहा, इसका हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब आसपास की बाउंड्री कर लो। तो हमने देखो जो मैंने लेंथ और ब्रीथ सपोज कर, उसको पहले x y सपोज कर लो। लेंथ क्या अपने पास x, ये हो गया x, ब्रीथ क्या अपने पास y, ये हो गया y, x इधर और x इधर क्या होने वाला है, ये y इधर और इधर भी क्या होने वाला है y। अब बाउंड्री को प्लस करना है, x और x कितना हो गया भैया 2x, y और y कितना हो गया भैया 2y। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो पेरीमीटर आने वाला है, क्या आने वाला है पेरीमीटर, वो क्या आने वाला है
x और x 2x, y और y कितना आने वाला है 2y। जैसा कि मैंने कहा कि भैया पेरीमीटर एक क्या होती है बाउंड्री, सारी बाउंड्री को प्लस कर लो, हमने x और x 2x, y y कितना हो गया 2y। हमको हाफ पेरीमीटर दे रखा है उसने, क्या दे रखा है हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर को अपन देख लेते हैं पहले, क्या दे रखा है हाफ पेरीमीटर दे रखा है उसने 36। हाफ पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर अपने निकाला है उसका क्या कर दो आप हाफ, ये कर दिया हमने हाफ, इक्वल टू कितना हो गया भैया 36। 2 बाहर निकाला, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, जैसे 2 बाहर निकाला x प्लस वाई अपॉन कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया 36। 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा कि उसने कहा हाफ पेरीमीटर से हमारे पास कंडीशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 36। हम और आगे चलते हैं, फिर उसने हमसे कहा कि भैया उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो 4 मीटर ज्यादा है मतलब, तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, जो उसकी लेंथ है ये रही लेंथ x, उसकी ब्रीथ से मतलब विड्थ से y से कितनी ज्यादा है 4, ये हो गया 4। प्लस का भाई उधर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना भैया, वेरिएबल्स सारे एक साइड होना, LHS में मतलब वेरिएबल्स। तो y की वैल्यू प्लस इधर आई तो भैया किसमें हो जाएगी माइनस में, इक्वल टू कितना हो गया 4। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई याद आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को अभी यहीं पेंडिंग पे रहने देना, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को या तो आप ग्राफिकली सोल्व कर लो जैसे आपने पहले करा है, 2 पॉइंट इससे निकालो, 2 पॉइंट इससे निकालो, ग्राफ पर शो करो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो आपका आंसर। और अगर थोड़ी देर अगर आप रुक जाओगे तो हम अभी यहाँ पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने वाले हैं। अगर वो समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन और इजी और बहुत जल्दी होने वाला है। एलिमिनेशन से तो इसका तुरंत आंसर आने वाला है, तो हम इसको आगे करने वाले हैं एलिमिनेशन से। मैं सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कितनी सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे या तो एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से, इसको आप करना फिर आगे। जैसा आपने कहा था हमने उस हिसाब से हमारे 2 इक्वेशन बना दिए। मैं कह रहा हूं आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोल रहा है कि भैया गिवन द इक्वेशंस, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrically representation of the pair of forms। so form बोल रहा है मतलब ये ज्यादा डरना नहीं है, ये जो इक्वेशन जो दे रखी है ना इसके जैसी या इससे संबंधित आपको एक और इक्वेशन देखो भग गई हो, कहाँ गए भैया, हाँ ये रही, वो हमसे बोल रहा है इस इक्वेशन से संबंधित आपको 3 इक्वेशन और बनाना है। कैसे, पहला कि वो इंटरसेक्टिंग हो जाए, दूसरा कि वो पैरेलल हो जाए, और तीसरा कि वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे इसलिए डरते हैं कि सर ये ऐसा क्वेश्चन हमारे मन से हम ऐसे इक्वेशन कब से बनाने लग गए। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन द जो लीनियर इक्वेशन दे रखा उसको लिख दो। क्या दे रखा उसने 2x plus 3y और क्या अपने पास -8 इज इक्वल टू 0, ये है ना आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको बनाना है इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस बता रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें हमको ना तो कुछ सोल्व करके बताना है, हमको सिर्फ उसको क्वेश्चन को बताना है कि वो क्या पूछ रहा है। 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, इस इक्वेशन से संबंधित एक और इक्वेशन बनाओ कि दोनों का सॉल्यूशन करें तो क्या आ जाए इंटरसेक्टिंग। याद करो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि पहला रेशियो इक्वल नहीं होना, चेंज कर दो, यहाँ पे 2 था यहाँ पे क्या कर दो 3, यहाँ पे 3 था यहाँ क्या कर दो 2, -8 एज इट इज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी चाहो तो भले चेंज कर दो, इसको भी क्या लिख दो यहाँ पर 5। ये देखो 2/3 इधर कितना आ रहा है 3/2, क्या बराबर आ रहा है रेशियो, देखो 2/3 उधर क्या आ रहा है 3/2, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग। दूसरा देखो, दूसरा उसने कहा कि भैया पैरेलल लाइन होना, तो देखो भैया पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कौन सी अपने पास, पैरेलल लाइन क्या होती है जहां पर तीनों नहीं 2 इक्वल हो तीसरा इक्वल ना हो, तो 2 इक्वल हो मतलब 2 है, इसको क्या कर दो 4x, इसको क्या कर दो 6y, तो इधर भले कुछ भी रख लो आप 5 भी रख दो इक्वल टू 0। देखो इसको और इसको देखना 2/4 ये 2/4, 3/6 ये 3/6, दोनों का रेशो देखो 1/2, इधर भी कितना आ रहा है 1/2, बराबर आ रहा है। तीसरा क्या आ रहा है अपने पास -8/5, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया भैया, लाइन कैसी हो गई अपनी पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। तीसरे उसने कहा कि भैया तीसरा एग्जांपल और बताओ कोइंसिडेंट लाइन,
तो कोइंसिडेंट लाइन बताओ, मतलब कोइंसिडेंट लाइन बनाओ, एक जैसा पहला दूसरा तीसरा तीनों रेशो एक जैसा होना चाहिए। तो देखो मैं बता रहा हूं तीनों, एक तो 4x बना लो, x6 है y बना लो, और इसको क्या बना दो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, 2 का मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें। देखो फिर आप 2/4 3/6 माइनस 8/6, तीनों का रेशो 1/2 1/2 और कितना आने वाला है 1/2। इसका मतलब आपकी लाइन कैसी होगी भैया, कोइंसिडेंट लाइन। तो सिर्फ एक जनरली आपका एक ऑब्जेक्टिव पर्पस क्वेश्चन था जो कि आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना, शेड ऑफ ट्रायंगल रीजन्स। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, हम जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि हमारे लिए जो पहली एक्सरसाइज थी ये तो हमारे पास क्या हो गया, एकदम कंप्लीट, जिसके अंदर आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन और साथ में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।